ओके, सो लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे और स्ट्रिंग को हमने स्टार्ट किया था। स्ट्रिंग के और भी एक दो पॉइंट्स है, ठीक है, वो देखते हैं। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर। एक एक कैरेक्टर का हम कलेक्शन करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग कहते हैं। तो जैसे नेम इज इक्वल टू, राइट ना, सो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, सबका मीनिंग मैंने बता दिया लास्ट सेशन में। तो स्ट्रिंग को ना हमने एक फॉर्मेट में देखा था लास्ट में, कि किस तरीके से हम फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज एंड आई एम 30 years, ये इस तरीके से लिखना है। और इसमें मुझे क्या करना है, नेम इज इक्वल टू, वो एक वेरिएबल में आएगा, एंड एज एक वेरिएबल में आएगा। अब इन दोनों को मुझे मिलके एक एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। बट इसमें हम चाहते हैं कि ये वैल्यू वहां से आए, इसलिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एंड डॉट फॉर्मेट और देन नेम कॉमा एज। तो इस तरीके से लिखते थे, राइट। तो ये हमें आउटपुट मिल रहा था। तो और एक मतलब इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, यानी कि फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हम इंडेक्स भी दे सकते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया था। अब इसी को मैं थोड़ा और अलग तरीके से लिखूंगा, वैसे ही है, ठीक है, बट इस चीज को ना मैं यहाँ पे करता हूँ कमेंट। ओके, मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग बनानी है, बट हम डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिखेंगे। डॉट फॉर्मेट की जगह पे हम एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे। तो एफ स्ट्रिंग एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, मतलब कि उसके अंदर हम जैसे ये फॉर्मेट लिखा है ना, वैसे ही ये भी काम करेगी, सेम इस तरीके से ही काम करेगी। बट इसके साथ हम कैसे लिखेंगे, देखिए, एफ एफ माय नेम इज, यहाँ पे भी सेम वही करना है। ओके, राइट, ओके। बट यहाँ पे कैसा है कि मैं इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्टली नेम एंड यहाँ पे एज इस तरीके से लिख सकते। देखो, ये यहाँ पे उसने नेम दे दिया और वैल्यू भी दे दी। मतलब जैसे हम फॉर्मेट में डॉट फॉर्मेट करके बाद में बताते हैं कि कौन से कर्ली ब्रैकेट्स में हमें वैल्यू को पास करना है, तो वही हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली सीधा इसके अंदर, इसको हम एफ स्ट्रिंग कहते हैं, इसके अंदर हम जहाँ पे वेरिएबल चाहिए वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख सकते हैं। इसको लिटरल बोलते हैं, लिटरल टेम्पलेट्स भी बोला जाता है, लिटरल टेम्पलेट्स। तो इसके अंदर हम एफ लगाते हैं, उसके बाद जो भी हमें लिखना है, जहां पे हमें वेरिएबल्स लिखने स्ट्रिंग के अंदर, वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सीधा अपने वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसको हम कहते हैं एक एफ स्ट्रिंग कहते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम डायरेक्टली वेरिएबल को, जैसे ये फॉर्मेट लिखा है, सेम ये। अब इन दोनों में से ना, मतलब ये जो एफ स्ट्रिंग जो लिखा है ना, ये ज्यादा फास्ट होता है इंटरनल प्रोसेस के हिसाब से। ये जो होता है, इसका ये ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू डॉट फॉर्मेट। इसलिए बहुत बार इसी को यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, राइट ना, कि हम क्या करते हैं, इसको एज अ एप स्ट्रिंग कहते हैं। ये लिखिए, ये लिखिए, चल जाएगा। ओके, और ये जो होता है, इसमें क्या होता है, मैंने बोला कि ये थोड़ा, ये क्या होता है,
फास्ट होता है एज कम्पेयर टू डॉट फॉर्मेट। ठीक है, इंटरेस्ट में क्वेश्चन हो सकता है कि विच फॉर्मेट इज अ फास्टर, या फिर तो आपको सिंपल बताना है कि एफ स्ट्रिंग इज अ फास्टर देन फॉर्मेट, फास्टर देन द फॉर्मेट। एफ मीन्स द एफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसको एक हम प्रीफिक्स लगाते हैं एफ, एंड उसके बाद इसको समझ में, इसको एक बोलते हैं कि एक लिटरल कहते हैं। लिटरल, लिटरल मतलब जो हमने लिखा है ना ये डबल कोट्स के अंदर, लिटरल है। तो जैसे हम डॉट फॉर्मेट करके फंक्शन को कॉल करते हैं, उसी तरह ये प्रीफिक्स लगाते हैं एफ। तो एफ लगाने से पाइथन का इंटरप्रेटर समझ लेता है कि ये एफ स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमें जहां पे भी कर्ली ब्रैकेट्स मिलेगा वहां पे हम हमारे वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अब यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स को लिखा है। ये देखिए, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ऐसे ही सेम एक टेम्पलेट टेम्पलेट लिटरल आता है स्ट्रिंग के अंदर, बट यहाँ पे ऐसे बैकटिक के अंदर कोड लिखना होता है। आई एम, एंड देन कर ले, यहाँ पे उसके पहले डॉलर लगाना होता है, एंड देन आपका वेरिएबल आता है। तो हर एक लैंग्वेज के अंदर ना कुछ ऐसे तरीके होते हैं इसको स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कॉमनली बहुत अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ज्यादा यूज करते हैं इसको। एक बैकटिक लगाते हैं, और जहां पे भी वेरिएबल लिखना है स्ट्रिंग के अंदर, आपको डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल लिखो। सेम सेम पाइथन भी ये इसी लाइक दैट, सेम भी ऐसे ही पाइथन का, बस इसको यहाँ पे कैसे कि ये एफ से स्टार्ट करता है, उसको हम कहते हैं एक प्रीफिक्स। एंड इसके बाद जहां पे भी आपको वेरिएबल लिखना है वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने कोड को रख दीजिए, अपने वेरिएबल्स को, तो ये आपको आउटपुट दे देगा। राइट, ओके। तो ये इसका भी एक फॉर्मेट होता है स्ट्रिंग का। आफ्टर दैट स्ट्रिंग के ना कुछ यू कैन से कुछ इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस, अभी लॉट ऑफ द फंक्शंस प्रेजेंट, राइट ना, बहुत सारे फंक्शंस है। तो आप रेफर कर सकते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथ फंक्शंस बता दूंगा कि फंक्शन का मतलब होता है इनबिल्ट फंक्शन कॉल करना है, आउटपुट आपको मिल जाएगा सीधा। बट जो कॉमनली यूज होते हैं कुछ फंक्शंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप देख सकते हो, बिकॉज बहुत सारे उसके फंक्शंस है और हर एक फंक्शन यूज होता है ऐसा नहीं है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फंक्शंस हमारे यूज होते हैं। बट कुछ फंक्शंस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि अब मेरे पास है यहाँ पे CNC वेब वर्ल्ड, ये मेरे पास है। एंड मुझे क्या करना है कि इसका ना एक स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल करना है। स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कौन है? सी। इसको हमें क्या करना है? कैपिटल करना है। ठीक है, तो उसके लिए इसके अंदर एक फंक्शन देके रखा है। प्रिंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ नेम, या जो भी हमारे वॉट एवर स्ट्रिंग है वॉट एवर, तो नेम डॉट, ये देखिए यहाँ पे सजेशन में भी दे रहा है कैपिटल। तो ये देखिए इतने सारे स्ट्रिंग के फंक्शन है। आप यहाँ पे सजेशन में अगर आके देखोगे ना, तो ये सब सारे स्ट्रिंग के फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर एक फंक्शन यूज होगा, बट मैं कुछ फंक्शन बता देता हूँ, तो बाकी आप समझ सकते हो। तो ये देखिए कैपिटलाइज करके आता है, क्या आता है? कैपिटलाइज। और फंक्शन से मतलब उसको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये हमें क्या करके देगा, इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसने क्या कर दिया? कैपिटल। राइट, इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारा क्या मिला? हमें इसमें कैपिटल मिला है, तो इसको हम कहते हैं कैपिटलाइज। क्या कहते हैं? कैपिटलाइज। इसके बाद यहाँ पे कमेंट्स में डाल के रखता हूँ, प्रिंट नेम डॉट, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा CNC वेब वर्ल्ड इज ट्रेंडिंग। समथिंग ऐसे मैंने रख दिया स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब ये मेरे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। इसमें ना एक मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है काउंट, और इस काउंट के अंदर मैं CNC को लिख रहा हूँ। अब ये जो काउंट फंक्शन है, जो काउंट हमारा फंक्शन है, ये क्या करेगा? काउंट करेगा कि ये गिवन स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हुई है हमारे गिवन स्ट्रिंग के अंदर।
राइट, ओके। सो ये क्या चेक करेगा कि आपका जो ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग हमारे पूरे स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार रिपीट हुई है। तो ये देखिए CNC, ये एक बार यहाँ पे रिपीट हुआ है और एक बार यहाँ पे रिपीट हुआ। सो काउंट, ये जो हमारा काउंट है ये क्या बताएगा कि गिवन स्ट्रिंग कितनी बार हमारे यहाँ पे रिपीट हुई है। एंड अगर मैंने ऐसे दे दिया कोई कि वो इसके अंदर रिपीट है ही नहीं, ठीक है, तो उसको रन करके अगर हम देखेंगे तो ये क्या देगा, जीरो काउंट देगा। मतलब कि काउंट क्या करता है, सिंपल, कि अगर आप जो भी दोगे, है ना, जो भी आप उसके अंदर स्ट्रिंग दोगे उसको काउंट करेगा कि पूरे स्ट्रिंग में कितनी बार और रिपीट हुआ है। तो इसके मतलब इससे में हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स। तो आप जो दोगे, जैसे मैंने इज लिखा है तो इज आपको यहाँ पे भी मिलेगा एंड एक ही बार मिला है, ठीक है। सो रन रन मॉड्यूल, सो 1 टाइम, ठीक है, जो भी दोगे सो उसको काउंट करेगा ये कितनी बार हमारा इसके इस कीवर्ड स्ट्रिंग के अंदर ये कितनी बार रिपीट हुआ है। प्रिंट नेम डॉट, एक फंक्शन आता है एंड्स विथ करके आता है। कौन सा आता है, एंड्स विथ। मतलब गिवन स्ट्रिंग, अब समझ लो ये मेरी गिवन स्ट्रिंग है, राइट। अब ये गिवन स्ट्रिंग एंड्स, एंड्स किससे हो रही है, इससे हो रही है मुंबई से। अगर ये गिवन स्ट्रिंग अगर इससे एंड होगी तो ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू, यानी कि बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये गिवन स्ट्रिंग ये जो मैंने दिया है मुंबई, इस नाम से, ये नेम मेरी स्ट्रिंग है, ये गिवन स्ट्रिंग मुंबई नाम से एंड हो रही है क्या, हो रही है, तो ये क्या देगा, रिटर्न ट्रू। अगर मैंने इतना ही लिखा, सेव किया, इसको रन कर दिया, ट्रू देगा। बिकॉज ये चेक बस इतना कर रहा है कि गिवन ये जो स्ट्रिंग है ये इससे एंड हो रही है नहीं। अगर एंड नहीं हो रही है तो ये क्या करेगा, रिटर्न, ऑब्वियसली, है ना। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। ये बोलियन वैल्यू आपको यहाँ पे फॉल्स दे देगा। सो ये होता है हमारा स्ट्रिंग, कि हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं ये गिवन स्ट्रिंग हमारी एंड्स इससे हो रही है या नहीं। प्रिंट नेम डॉट, एक फंक्शन आता है, एक फाइंड करके आता है, ठीक है, फाइंड। अभी ये फाइंड क्या करता है फंक्शन इसके अंदर, कि ये फाइंड करता है कि गिवन, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा IT, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि फाइंड करेगा गिवन स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं। मतलब ये स्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, चेक करेगा करेगा करेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मिलेगा, और फर्स्ट ऑकरेंस, नेक्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे मिला, तो इसमें IT मिला है, यहाँ पे IT मिला, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है, इसका फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, आई, इसका फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, आई। इस आई की इंडेक्स ये क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा। क्या करेगा, इसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा, इंडेक्स, फर्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्स। अब देखो क्या मिला, 17 मिला। अब देखिए जहां पे भी IT मिला तो IT यहाँ पे मिल गया, तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, आई, इसकी इंडेक्स, और इंडेक्स कैसे काउंट होती है, 0 से, 0 1 2, स्पेस भी काउंट होगा, 3 4 5 6 7 8 9, जो भी रहेगा यहाँ तक आएगा और आई की इंडेक्स देगा। जैसे समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे CNC लिखा है। अब CNC पहला मिला यहाँ पे, और CNC मिला, उसका फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, C, इसकी इंडेक्स जो क्या है, 0 ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये कौन से इंडेक्स पे हमें मिल रही है, तो उसका इंडेक्स हमें मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा क्या होता है, एक फाइंड फंक्शन होता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग रहेगी, जहां पे भी हमारी स्ट्रिंग ऑकर होगी, फर्स्ट ऑकरेंस, उसके फर्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्स वो रिटर्न करेगा। अगर वर्ल्ड है तो वर्ल्ड का जो W है उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा, और इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी, याद रखना। ये हमेशा क्या करेगा कि 0 से इसको क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या होते हैं कि इसको यूज कर सकते हो, अपर केस है, इज लोअर केस, इज अपर केस, है ना, तो ये फंक्शंस इसके अंदर आ जाते हैं। लेट्स सी,
प्रिंट नेम डॉट, या मैं और एक स्ट्रिंग यहाँ पे लेता हूँ str करके, चलो कुछ भी ले सकते हो। और इसके अंदर ना मैंने ऐसे स्ट्रिंग लिखा है, बस डबल कोट्स के अंदर जो भी होता है स्ट्रिंग होता है, ये अब क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, सो नेम डॉट इज न्यूमेरिक, देखो इज अल्फा, अल्फा है कि नहीं चेक कर सकते, डेसिमल उसके अंदर है कि नहीं, है ना। तो इज न्यूमेरिक है, इज लोअर केस मतलब उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके आप ये ट्राई कर सकते हो सब फंक्शंस, ठीक है। सो इज न्यूमेरिक मैंने यहाँ पे यूज किया, क्या मैंने बोला, इज न्यूमेरिक, मतलब ये मैंने str नाम का भी यूज किया। ये देखिए str नाम का जो मेरे पास स्ट्रिंग था, अगर इसके अंदर मैंने कहा कि इसके अंदर न्यूमेरिक है क्या नहीं, ये देखिए इसने ट्रू दे दिया, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर ऑल आर द नंबर्स, ठीक है, ऑल आर द क्या है, नंबर्स है। अगर इसमें कोई कैरेक्टर होता और हम कहते कि इज द न्यूमेरिक, ये फॉल्स देता। तो समझ में आया? आपके पास स्ट्रिंग तो है डबल कोट्स के अंदर, बट उसके अंदर सब सारे नंबर्स अगर रहेंगे, सब सारे नंबर्स रहेंगे, तो इज न्यूमेरिक आपको क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करवाएगा। एंड अगर उसके अंदर नंबर्स नहीं है, कोई भी एक भी कैरेक्टर रहेगा, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हमारे फंक्शन को, प्रिंट नेम डॉट, है ना, नेम डॉट इज अपर, ये फॉल्स दे रहा है। अभी इज अपर क्या करता है, इफ द ऑल कैरेक्टर आर इन अपर केस, मतलब इज का मतलब समझते हो ना, है या नहीं है, ये अपर केस है या नहीं, इज, समझ में आया? तो जो भी फंक्शन इज से स्टार्ट होते हैं ना, ऑलमोस्ट आई थिंक इज सब सारे रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स करते हैं बुलियन वैल्यू, बिकॉज ऑफ द चेकिंग पर्पस के लिए होता है। इज अपर, ये अपर है या नहीं, समझ में आया, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे दिया है नेम, तो नेम तो सब अपर केस है ही नहीं, करेक्ट, राइट, ओके। तो मेरे पास मैंने एक str1 नाम की स्ट्रिंग लिया है, और जिसके अंदर मैंने ऐसे लिखा है sensi1, और मैं str1 के लिए चेक कर रहा हूँ, str1 इज अपर, मैं रन करके इसको रन करूंगा। अब देखो ट्रू दे रहा है, बिकॉज उसको पता चला कि अरे इससे सबसे अपर केस है, इसमें एक स्मॉल केस है, ठीक है, स्मॉल लेटर है, एंड इसको मैं रन करते हुए फॉल्स देगा। मतलब समझ रहे हैं कि ये फुली चेक करेगा कि इसके अंदर हर एक कैरेक्टर आपका अपर केस होना चाहिए, करेक्ट। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के आप यहाँ पे आके अगर सिंपल आप इस तरीके से चेक करोगे, प्रिंट नेम डॉट, ओके, जैसे डॉट करके आप देखोगे तो आपको बहुत सारे मतलब फंक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, और इसको आप चेक कर सकते हो, कुछ बेसिक फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो, है ना, जैसे कि रिप्लेस है, रिप्लेस क्या करेगा, किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करेगा। बस आपको बताना है कि कहाँ पे और किससे रिप्लेस करना है। तो मैंने कहा नेम, जो मेरा नेम स्ट्रिंग है, इसके अंदर मुझे सपोज इसकी जगह पे मुझे रिप्लेस करना है, सब एग्जांपल ले रहा हूँ, इसकी जगह पे, है ना, या फिर यहाँ पे देखिए ये ओ ओ यू एन ई है, ठीक है, इसकी जगह पे मुझे रिप्लेस करना है पुणे से, मतलब कहाँ पे और किससे रिप्लेस करना है, हो गया। तो किसी भी स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, उसके कहाँ पे रिप्लेस करना है ये बताना है, और किससे रिप्लेस करना है, राइट। और ये सब सारे क्या है, आपके इनबिल्ट क्या है, फंक्शंस है, फंक्शंस ऑलरेडी पाइथन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, तो ये स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, इज इनबिल्ट फंक्शंस, राइट ना। जब हम खुद के फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जो हमने देखा था फंक्शन डेफ करके करते थे, तो ये इसके अंदर क्या है, सबसे ऑलरेडी बने बने हुए फंक्शंस है, नेम डॉट, जो भी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग डॉट से हम कॉल करेंगे, इंटरनली हमारे लिए ये वर्क करके देगा, तो हमें इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन, और एक फंक्शन है शायद ये कॉमनली यूज होता है, प्रिंट नेम डॉट एक स्प्लिट, स्प्लिट
एक आर स्प्लिट, ये आर स्प्लिट करके आता है। तो ये बताता है कि स्प्लिट करना है, मतलब उसको तोड़ना है, एंड कहाँ से उसको सेपरेट करना है ये बताता है, और जो सेपरेट होगा उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा। मतलब समझ लो कि मैंने यहाँ पे लिखा स्पेस एंड सेव करके, अब मैं इसको रन करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे क्या कर देगा, इसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, तो स्पेस से करेगा, तो एक एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमा मेरे पास एंड रन। ओके ओके, इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट नेम डॉट आर, अरे ये अलग सा हो गया, आर स्प्लिट, मैंने गलत फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो कैसे काम करेगा ये, आर स्प्लिट, ये देखिए आर स्प्लिट नाम का फंक्शन है। तो आर स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करता है, देखो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, अब ये क्या करेगा, स्पेस दिया है ना, तो जहां जहां पे स्पेस मिलेगा वहां से स्ट्रिंग को सेपरेट करेगा, तोड़ेगा, एंड जो कंटेंट मिलेगा, जैसे कि अब ये सीएनसी मिलेगा, ये सीएनसी क्या करेगा पता है, लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, तो ये जाएगा जीरो इंडेक्स पे, उसके जीरो इंडेक्स पे जाएगा, देन स्पेस आएगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्पेस तक वो वन इंडेक्स में कन्वर्ट करेगा, फिर से स्पेस आएगा, स्पेस से सेपरेट करेगा, फिर से वर्ड आएगा, उसको नेक्स्ट वाले इंडेक्स में कन्वर्ट करेगा, यानी कि आपका पूरा का पूरी स्ट्रिंग एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, जहां जहां पे स्पेस आ रहा है वहां से उसको सेपरेट कर रहा है, देखा, जहां से भी स्पेस आ रहा है उसको सेपरेट कर रहा है, जहां से भी स्पेस। हम किसके लिए भी कर सकते हैं, अगर मेरे पास समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास ऐसे कॉमर्स है, और हम इस कॉमा से सेपरेट करना चाहते हैं, तो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, बस मुझे यहाँ पे लगाना है कॉमा एंड रन, रन ऑन मॉड्यूल, ये देखिए कॉमा कॉमा से सेपरेट हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, एक स्ट्रिंग जैसे कॉमा आया वहां सेपरेट हुआ नेक्स्ट कॉमा तक, फिर से ये देखो यहाँ पे कॉमा आया, उसके बाद नेक्स्ट कॉमा तक उसने उसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि स्ट्रिंग के हमारे ऐसे फंक्शंस हमें मिल जाते हैं, मतलब ऐसे भी ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कॉमन यूज होते हैं, और भी कुछ होंगे आप देख सकते हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, बट होते हैं कि जो प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी बने बने होंगे, सो यू हैव टू जस्ट यूज, यू हैव टू जस्ट कॉल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे स्ट्रिंग के क्या बन जाते हैं, फंक्शंस। ओके, सो ये यहाँ तक जो हमारा पार्ट है ना, तो ये हमारा पाइथन का है। अब हमें और थोड़ा सा आगे बढ़ना है विद अवर द डेटाबेस व्हिच इज द मायस्क्वेल, एंड फिर से मायस्क्वेल एंड पाइथन को फिर से पढ़ना है, उन दोनों का कनेक्शंस, उन दोनों का डेटाबेस का कनेक्शन पढ़ना है, एंड ये हो जाएगा, देन वी हैव टू मूव ऑन द डी जांगो, राइट, ओके। तो क्योंकि डी जांगो पे भी जाओगे तब भी हमें डेटाबेस यूज होगा, तो इसलिए हमें सबसे पहले अभी क्या करना है, हमारे डेटा बेस को देखना है फिलहाल, ठीक है, ओके। तो हमारा जो MySQL डेटाबेस है, या कोई भी डेटाबेस, कॉमनली हम MySQL को ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, और ऐसा नहीं कि कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहिए, तो डेटाबेस तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। पहले डेटाबेस को समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस जो होता है ना, ये अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, एंड वहां से हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। वी कैन स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, इज नथिंग, इज अ डेटाबेस, राइट ना। मतलब जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं, एक्सेल शीट में, तो एक्सेल शीट में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं, राइट ना, स्टोर ही करते हैं, क्योंकि बाद में हम जब उसको ओपन करते हैं तो हमें वो मिल जाता है, करेक्ट, और उसको वहां से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जो चाहे वहां से ले सकते हैं। तो यही यही समझ लो, यही हमारा काम है, हमारे डेटाबेस का, डेटा को स्टोर करवाना परमानेंटली, एंड देन वहां से डेटा को हम रिट्रीव भी कर सकते हैं एज पर द आवर रिक्वायरमेंट। तो डेटाबेस का मेन वही काम रहेगा, एंड ये डेटाबेस अलग अलग कंपनीज के अलग अलग डेटाबेस आपको मिलेंगे, है ना, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग डेटाबेस आपको मिलेंगे। तो इसमें अलग अलग कंपनीज के अलग अलग डेटाबेस मिलेंगे, जिसमें
आपको जैसे ओरेकल कॉर्पोरेशन, ओरेकल कंपनी का ओरेकल एंड माई एसक्यूएल, ये दो डेटाबेस आते हैं, ओरेकल एंड माई एसक्यूएल, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एमएस सर्वर, या फिर उसको हम कहते हैं कि एसक्यूएल सर्वर कहते हैं, ठीक है, ओके। जो किसका आता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, ओके। उसी तरह और भी आईबीएम, आईबीएम कंपनी, उसके भी डेटाबेस आते हैं, मोंगोडीबी करके डेटाबेस आता है। तो अलग अलग कंपनीज के आपको अलग अलग डेटाबेस मिलेंगे, पीएलएसक्यूएल, ठीक है। तो डेटाबेस एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम हमारे डेटा को स्टोर करेंगे और वहां से डेटा को रिट्रीव करेंगे। उसमें से हम यूज करेंगे हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस का, जो एक ओरेकल कॉर्पोरेशन हमें प्रोवाइड करता है, इज एन ओपन सोर्स, फ्रीली अवेलेबल है, कुछ हद तक, कुछ लिमिटेशन तक वो हमें फ्री दे देता है। मतलब कि कुछ उसके रेंज है, क्योंकि आप अगर इससे भी मतलब कुछ ज्यादा डेटा को आप जब स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि एक एक टेबल में जब आप 1 लाख के ऊपर रिकॉर्ड को डेटा को स्टोर करना चाहते हो, तो एज पर द परफॉर्मेंस, एज पर द सम लाइसेंस, वो क्या करता है माइस्क्यूएल, आपको कुछ चीजों को परचेस करना पड़ता है, कुछ लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, बट ऑलमोस्ट आपका काम एज ए ओपन सोर्स फ्री में हो जाता है, ठीक है। तो माइस्क्यूएल एक ओपन सोर्स आपको दिया गया है, इसलिए बहुत कंपनी इसको यूज करती है, जो ओरेकल कॉर्पोरेशन को मेंटेन करता है। तो देखिए, कोई भी डेटाबेस हो, चाहे कोई भी आप डेटाबेस पढ़ लो, किसी भी कंपनी का डेटाबेस पढ़ लो, हमें मेन जो आना चाहिए ना, वो है एसक्यूएल कंसेप्ट। हमें क्या आने चाहिए, एसक्यूएल के कंसेप्ट, ठीक है, ओके। हमें क्या आना चाहिए, एसक्यूएल कंसेप्ट, एसक्यूएल यानी कि ओवर द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हमें क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर क्वेरी, मेनली हमें आना चाहिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल का पार्ट हमें आना चाहिए, चाहे आप कोई भी डेटाबेस यूज कर लो। जैसे कि समझ लो कि ये एसक्यूएल हमारी प्रोग्रामिंग है, और इस प्रोग्रामिंग को हम अप्लाई माइस्क्यूएल डेटाबेस पे भी कर सकते हैं, यानी ओरेकल पे भी कर सकते हैं, एमएस एसक्यूएल जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का था, एमएस एसक्यूएल सर्वर, एमएस या एमएस सर्वर, उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। मतलब किसी भी डेटाबेस के ऊपर देन हम इजीली वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अगर हमारे पास होगा एसक्यूएल का नॉलेज। इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इससे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से कुछ क्वेरी फायर करेंगे, कुछ कमांड लिखेंगे डेटाबेस के लिए, एंड देन डेटाबेस उस कमांड को अंडरस्टैंड करके आपको जो रिकॉर्ड चाहिए उस रिकॉर्ड को फेच करके दे देगा, या उसके अंदर इंसर्ट करवाएगा, समथिंग ये करेगा। कौन करेगा, अगर हम एसक्यूएल की क्वेरी इसके ऊपर फायर करेंगे तब ये हमारे लिए काम करेगा। तो इसीलिए हमें एसक्यूएल के क्वेरीज मेनली पढ़ने हैं, और उसमें कुछ कॉमनली अब देखिए, अगर आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर जाओगे वर्कआउट करने के लिए, काम करने के लिए, जिसमें आप फ्रंट एंड पे काम करोगे, बैक एंड पे काम करोगे, राइट ना, ओके। तो जब कंपनीज इंटरव्यूज में जब हम जाते हैं, ठीक है, जब हम कंपनीज में जब इसके लिए जाते हैं, कंपनी में इंटरव्यूज के लिए, या फिर जब आप काम करने के लिए इंटरव्यूज में जब जाते हो, तो वहां पे आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर जब काम करते हो, तो आपको ना एसक्यूएल ही सिर्फ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिर्फ एसक्यूएल का ही नॉलेज होना चाहिए। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, देखिए मैं इन दोनों के कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूँ, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये क्या है, या फिर उसमें ये क्या आता है, इस डेटाबेस में हम ये चीज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अलग होता है, एंड एक फुल स्टैक डेवलपर जब एक एप्लीकेशन पे काम करता है, तो उसका डेटाबेस के साथ रोल अलग होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो सिर्फ एंड सिर्फ डेटाबेस के ऊपर काम करता है। मतलब उसको एसक्यूएल के अलावा और भी कंसेप्ट उसको पता होने चाहिए, जस्ट लाइक एज अ नॉर्मलाइजेशन, डिनॉर्मलाइजेशन, SN1, SN2, है ना। तो उसके जितने भी चीजें, रिडंडेंसी निकालना, ये करना, है ना, तो ये मैनेज करना उसका काम होता है, हमारा नहीं। हम जो डेवलपर है, हमारा काम सिर्फ एसक्यूएल पे, क्वेरी पे होगा, है ना। हम उसको क्वेरी फायर करेंगे, क्वेरी दे देंगे। बहुत सारे कंपनी में तो आपको क्वेरी लिखने की भी जरूरत नहीं होती है डेवलपर को, क्योंकि जो बैकएंड वाला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाला वो हमें क्वेरी बना के देता है, जस्ट वी हैव टू कॉल। बट
फिर भी हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर टाइम हम इतने बड़े कंपनीज में जाएंगे, या फिर बड़ी कंपनीज में भी जाते हैं तो भी हमें डेटाबेस पता होना ही चाहिए। एसक्यूएल तो आना ही चाहिए, और आजकल की डेट में एसक्यूएल तो मैंडेटरी है, राइट? और चाहे आप यूज करो या ना करो, बट एसक्यूएल आना ही चाहिए। इसलिए इन दोनों टर्म्स को थोड़ा समझ लो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग है, और एज हम जब फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो वी रिक्वायर्ड ओनली द एसक्यूएल। ठीक है? इसमें वो चीजें बाकी नहीं आएंगी, जैसे नॉर्मल डिनोमिनेशंस होगा, मोस्टली ये यूज होता है। ठीक है? जो हम एज एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। ठीक है? तो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट। सो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन एसक्यूएल। ठीक है? और यही आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा एज आप डेवलपर चाहते हो तो वो भी नहीं पूछेंगे। बट अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, है ना? एसक्यूएल के अलावा जितने भी है। ठीक है? अब हमें क्या चाहिए? डेटाबेस चाहिए। अलग-अलग कंपनीज का अलग-अलग डेटाबेस है, आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर लो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है ना? ओरेकल हो या मायस्क्यूएल या एमएस एसक्यूएल हो, ठीक है ना? डेटाबेस एसक्यूएल और एक आता है नो एसक्यूएल, इसमें डिफरेंस होता है। एक आता है एसक्यूएल और एक आता है नो एसक्यूएल, है ना? जैसे कि आप बोलोगे सर, जावा डॉट नेट में क्या डिफरेंस है? बिकॉज़ ऑफ दोनों भी लैंग्वेज ही सेम ही काम करती है अलग-अलग कंपनीज के, ठीक है? तो उस तरीके से हम देखेंगे तो ओरेकल है या माइस्क्ल, ये तो ओरेकल के ही दोनों है। बट माइस्क्ल जो है आपको ओपन सोर्स मिल जाता है। ओरेकल आई थिंक जितना मुझे पता है वो ओपन सोर्स में काम नहीं करता है। ओरेकल को आपको परचेज करना पड़ता है। एज अ ट्रायल बेसिस पे आप कर सकते हो, बट एज अ इंडस्ट्री लेवल पे जब जाते हो तो ओरेकल को आपको परचेज उसका लाइसेंस देना पड़ता है। एंड ओरेकल डीबीए आता है जो एक थोड़ा बड़े अमाउंट डेटा पे काम करता है। माइस्क्ल का एक कुछ ना कुछ एक लिमिट बन जाता है। लिमिट मतलब ऐसा नहीं, हम माइस्क्ल के साथ हम बैंकिंग के साथ भी प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें कैपेसिटी है। फिर भी एक जब एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जब हम हमें जाना है ना, तो जैसे बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो मोबाइल यानी कि जो टेलीकॉम एप्लीकेशंस होते हैं, इतने इनके पास बहुत सारा डेटा होता है। तो दैट टाइप लोग प्रेफर ओरेकल को करते हैं। मतलब दोनों का काम सेम ही है करना, ठीक है? बट एज अ इंडस्ट्री में जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो कोई भी एसक्यूएल हो, एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप ओरेकल के साथ काम कर लो या फिर माइस्क्ल के साथ काम कर लो, डजंट मैटर। ठीक है? सो एक एसक्यूएल आता है, एक नो एसक्यूएल आता है। नो एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो एक टेबल फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करती है। जब भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे ना, तो जो हम डेटा करेंगे वो टेबल फॉर्मेट में उसको स्टोर करेंगे, जो होता है ना टेबल रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट में। एंड जो नो एसक्यूएल जैसे मोंगोडीबी आता है। सो ये जो डेटाबेसेस है ना, ये आपको एक फाइल फॉर्मेट में, एक लाइक एज अ जेसन फॉर्मेट में, एक जेसन मतलब जेसन फॉर्मेट में एक्चुअली वहां पे बेसन फॉर्मेट बोलते हैं, बेसन। बेसन नाम का है, उसको एक ऑब्जेक्ट डेटा में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, जो टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर नहीं करते। तो ये स्टोरेज का थोड़ा सा अलग डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले एसक्यूएल, जो हम डेटा को स्टोर करेंगे हमारे टेबुलर फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए माई एसक्यूएल का सेटअप, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो डेटाबेस को हम उसके अंदर बनाए, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाए, देन इसके अंदर डेटा स्टोर करें। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास माई एसक्यूएल। सबसे पहले आपका काम रहेगा माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना एंड उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। ठीक है? कुछ स्टेप्स है, मतलब स्टेप्स तो ऐसा नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको ना, जब भी आप सबसे पहले आपको क्या करना है? माई एसक्यूएल को क्या करना है? डाउनलोड करना है। ठीक है? डाउनलोड माई एसक्यूएल, डाउनलोड माई एसक्यूएल सर्वर। आपको ना माई एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करना है। ठीक है? उसका कम्युनिटी वर्जन होगा। ठीक है? जो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, इंस्टॉलर कम्युनिटी, ये देखो यहाँ पे आता है।
ठीक है। तो ये एक यहाँ से नहीं तो ये कोई भी यहाँ पे कम्युनिटी सर्वर भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, वो भी वहां पे लेके जाएगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ से देखिए ये बता रहे जिप को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे से भी आपको उसको जिप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो या फिर आप इसके डायरेक्टली इस वर्जन पे भी जा सकते हो आप डायरेक्टली। अभी जो मैंने यहाँ पे ओपन किया था ना ये वाला, और इसको ट्राई करना ओपन करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या नाम लिख के रखा है, EMSI इंस्टॉलर। ये वाला इसको डाउनलोड करना है आपको, EMSI इंस्टॉलर। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे डाउनलोड के टाइम पे, तो मैं आपको एक लिंक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डायरेक्टली वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके, डायरेक्टली वहां पे डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो ये वर्जन जो आपको मिलेगा MySQL 8 वाला वर्जन मिलेगा, याद रखना। ठीक है, MySQL कम्युनिटी सर्वर 8। ओके, जो हमें 8 के ऊपर ही काम करना है, MySQL कम्युनिटी सर्वर 8। ठीक है, एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो इसको जस्ट आपको डाउनलोड करना है, एंड जैसे डाउनलोड हो जाएगा देन आपको उसको करना है इंस्टॉल। ओके, अब ध्यान से देखना इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में क्या क्या होता है मेनली। जहां पे भी आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना है, नॉर्मल आपको क्या करना है, जहां जहां पे भी आपको बताएगा नेक्स्ट, तो वहां पे नेक्स्ट करना है। जहां जहां पे नेक्स्ट रहेगा वहां पे नेक्स्ट करना है। जहां जहां पे एग्जीक्यूट करके ऑप्शन आएगा वहां पर एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट के बाद नेक्स्ट। ट्राई कर लो जब इंस्टॉल करोगे तब इंटरनेट कनेक्शन हो, जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के लिए लगेंगे वो वहां से डाउनलोड कर लेगा, नहीं तो वो बीच में जाके एरर दे देगा। सो आपको पहले प्रोसेस ध्यान से ठीक से करनी है। आपको क्या करना है, जहां पे नेक्स्ट है वहां पे नेक्स्ट करना है, और जहां पे एग्जीक्यूट का ऑप्शन आता है एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, वेट करना है। वो क्या करेगा, कुछ अगर आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट है वो डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम देना है। ओके, एंड जितने भी है सबको डिफॉल्ट सेटिंग रखना है, कुछ नहीं करना है। जहां पे नेक्स्ट है वहां पे नेक्स्ट, जहां पे एग्जीक्यूट है वहां पे एग्जीक्यूट करना है। जैसे एग्जीक्यूट करोगे वो डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा, इंस्टॉल कर देगा, डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा। वो प्रोसेस कंप्लीट होगी देन नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे। ठीक है, जहां पे नेक्स्ट है वहां पे नेक्स्ट, जहां पे एग्जीक्यूट है वहां पे एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद आपको वहां पे बाकी कुछ नहीं करना है, जहां पे जैसे लिखा है, जैसे डिफॉल्ट सेटिंग है वही करनी है। एंड जैसे आप आगे जाओगे तो वहां पे आपको पूछेगा पासवर्ड। क्या पूछेगा, पासवर्ड। उसके पहले, पासवर्ड के पहले और एक पूछता है, एक पोर्ट नंबर पूछता है। क्या पूछता है, पोर्ट नंबर। मतलब बाय डिफॉल्ट होता है 3306। कोई भी आप डेटाबेस को इंस्टॉल करते हो तो उसका पोर्ट नंबर आता है। ठीक है, मतलब कि वो कौन से पोर्ट के थ्रू कनेक्शन करेगा, तो उसका MySQL का बाय डिफॉल्ट पोर्ट आता है 3306। जिनके पास ऑलरेडी डेटाबेस इंस्टॉल है उनको करने की जरूरत नहीं है, एंड उनके लिए पोर्ट नंबर 3306 ही रहेगा। बट समटाइम क्या होता है पता है ना, किसी के पास ना ऑलरेडी MySQL का अलग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि कोई PHP के साथ काम कर रहा है तो उसके पास XAMPP या WAMP नाम का डेटाबेस होता है, तो उसके पास ऑलरेडी MySQL उसके अंदर इंस्टॉल होता है, और उस MySQL ने इस पोर्ट को यूज किया होता है। तो अब जब आप इस वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जाओगे ना, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, जिनके पास ऑलरेडी MySQL किसी अनदर वर्जन में है, जैसे कि XAMPP के साथ WAMP के साथ प्रेजेंट है, तब ऑलरेडी आपके पास MySQL सर्वर कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बट जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो कि एग्जाम वैम किसी अनदर MySQL, तो उस टाइम पे ना आपको ध्यान रखना है, आपको पोर्ट नंबर को चेंज करना है 3307, और उसको नोट करके रखना है, क्योंकि जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे तो पोर्ट नंबर को यूज करेंगे। और जिनके पास ऑलरेडी कुछ डेटाबेस नहीं है जो इंस्टॉल करेंगे, उनको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। 3306 ये डिफॉल्ट पोर्ट मिलता है आपको, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। मैं चेंजेस किसके लिए बोल रहा हूँ, जिनका जिन्होंने भी ऑलरेडी आपके पास अनदर MySQL सर्वर इंस्टॉल है, जैसे XAMPP है, WAMP है, और आप फिर से इस वाले सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो दोनों के पोर्ट नंबर सेम होंगे, तो आप तब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए आपको पोर्ट नंबर जस्ट 3307 कर देना है। और जिनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, पोर्ट नंबर 3306 ही होगा, उसी को कंटिन्यू करना है। देन ये पूछेगा पासवर्ड। ये पासवर्ड सिंपल सा पासवर्ड कोई भी एंटर कर लो जो आपको याद हो, क्योंकि हर टाइम हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे तो पासवर्ड हमें चाहिए चाहिए। तो इसलिए पासवर्ड ऐसा डाल दो, क्योंकि जिस बाद में पासवर्ड रिकवर नहीं होगा, आपको फिर से
री इंस्टॉल ही करना पड़ता है। इसलिए बता रहा हूँ कि पासवर्ड प्रॉपर्ली डालो ताकि प्रॉब्लम ना आए, और एक सिंपल पासवर्ड डालो, उसको चाहे तो नोट करके रखो बाद में आपको यूज करने के लिए। फिर से कंफर्म पासवर्ड पूछेगा तो ऑब्वियसली फिर से आपको कंफर्म पासवर्ड डाल देना है, एंड बाकी फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, जहां पे एग्जीक्यूट करना है। बस इतना सेटिंग करोगे तो आपका डेटाबेस जो है मास्टर एक प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। बट इंटरनेट कनेक्शंस रिक्वायर्ड है। ओके, एंड अगर आप विंडोज 8 यूज कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, शायद विंडोज 10 है। बट विंडोज 7 अगर कोई यहाँ पे यूज कर रहा है तो उसके लिए पाइथन तो उसके ऊपर 3.7 के ऊपर चलता भी नहीं है, एंड ये भी काम नहीं करेगा आपका डेटाबेस। तो जिनके पास भी विंडोज 7 है, क्योंकि अभी विंडोज 7 का तो सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज 10 या विंडोज 8 कोई भी एक कॉपी पायरेट डाल के रख दो, ठीक है, एंड उसके बाद ही प्रोग्रामिंग करना है। तो ऑब्वियसली आई होप कि सबके पास विंडोज 7 प्लस ही होगा, किसी के पास 7 नहीं होगा। जिनके पास है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि डी जांगो तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है कि आपको विंडोज 10 है, 10 जो भी रहेगा उसके ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस प्रॉपर्ली करनी है, ठीक है, एग्जीक्यूट नेक्स्ट करना है, प्रॉपर्ली पासवर्ड वगैरह एंटर करना है ना। पासवर्ड को ध्यान रखना है कि उसको नोट करके रखो, सिंपल पासवर्ड डाल दो, ओके। एंड किसी का नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो निकाल के ग्रुप पे या मुझे सेंड कर देना, ओके। बट ठीक है, जैसे मैंने बताया हूँ, नेक्स्ट और एग्जीक्यूट करना है डेटा, और आपका इंटरनेट कनेक्शन रख दो ऑन, इसको इंस्टॉल कर लो, प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है, ज्यादा उसमें कोई सेटअप नहीं करना है, जितने डिफॉल्ट सेटिंग एंड जहां पे भी नेक्स्ट है वहां पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, सो आपको ये करना है। एंड ठीक है, आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि समझ में आ जाएगा क्या क्या है, किसका क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बट इतना जैसे मैंने बोला वैसे पहले आपको ट्राई करना है प्रॉपरली, एंड नेक्स्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, देन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो मुझे आप पिंग कर सकते हो, उसका फोटो निकाल सकते हो, ठीक है। एवरी डेटाबेस यूज द एसक्यूएल, जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है उनको छोड़ के, जैसे मोंगोडीबी में एसक्यूएल काम नहीं करेगा, ठीक है ना। जितने भी एसक्यूएल है, जैसे ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल है जो माइक्रोसॉफ्ट का आता है, माइस्क्यूएल है या एसक्यूएल लाइट है, इसमें सब में एसक्यूएल ही यूज होता है, ठीक है। सो आप ट्राई करना इसको, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस को, एंड उसके बाद डेटाबेस एंड पाइथन की कनेक्टिविटी। पहले हम क्या करेंगे, एक दो सेशन उसमें एसक्यूएल के कुछ क्वेरीज कमांड्स को पढ़ेंगे, थोड़ा उसके साथ फैमिलियर होंगे, देन पाइथन को जोड़ेंगे हमारे एसक्यूएल के साथ, ओके। देन उसमें पाइथन और एसक्यूएल को हम इसमें ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा इन द सेंस कि हम उसके अंदर कई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग द पाइथन एंड माइस्क्यूएल, क्रिएटेड अपडेट डिलीट वाला। एंड इसके बाद देन गो विद द डेटाबेस, क्योंकि हम जब डिजांगो पे जाएंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट वहां पे आने वाली है, हम डेटाबेस के साथ भी काम करेंगे, एंड बाकी चीजें भी वहां पे यूज हो जाएंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम डेटाबेस पाइथन एंड डेटाबेस के साथ भी कनेक्शन करेंगे, तो इस वीक में ये हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट वीक से डिजांगो के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और स्टार्ट करना इसको इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपरली जैसे मैंने बोला वैसे, है ना, जहाँ पे नेक्स्ट है नेक्स्ट, एंड जहाँ पे एग्जीक्यूट, किसी को बाकी सेटिंग को चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो दिया है वही करना है बस, ओके। और पोर्ट नंबर का भी मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है, बस जिनके पास कोई इंस्टॉल नहीं पहले से आराम से नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो, पासवर्ड डाल दो, बात खत्म। जिनके पास ऑलरेडी कोई इंस्टॉल है एसक्यूएल, कोई वैम जैम है ऑलरेडी माइस्क्यूएल है, तो उनके लिए पोर्ट नंबर उनको 3307 कर देना है, ओके, ठीक है, चलो।